Recording in progress. और एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फर्दर हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया है। एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ their basicity। अब ये बेसिसिटी क्या है? तो देखो बेटा, एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है, याद रखिएगा। बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी शिवी, number of H plus ions given by one molecule of an acid। एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने भी H प्लस देता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इस बेसिसिटी के बेसिस पर एसिड्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं मोनोबेसिक एसिड, एक होते हैं डायबेसिक एसिड, और एक होते हैं ट्राइबेसिक एसिड। बिल्कुल, ट्राइबेसिक एसिड और एक टेट्रा बेसिक एसिड भी होता है। हाँ, जब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोबेसिक एसिड की। जब एक मॉलिक्यूल, एसिड का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है, व्हेन वन मॉलिक्यूल of an acid gives one H plus ion। एक मॉलिक्यूल जब एक H प्लस देगा तो हम उसे कहेंगे मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया HCl। क्या हो गया भैया? HCl हो गया। तो यहां पर जैसे अगर हमने HCl को लिया और यहां इससे इसके अंदर हमने पानी डाला तो पानी को ही अपना H प्लस दे देगा, तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और प्लस Cl नेगेटिव। तो देखो इसने एक H प्लस दिया ना, तो ये क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। क्या है? ठीक है, समझ में आ गई बात? और मोनोबेसिक एसिड के दूसरे एग्जाम्पल हो गए HBr, HI, CH3COH। एसिटिक एसिड हम इसे कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब आप कहोगे यहां तो 4 हाइड्रोजन है, पर नहीं, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। जो हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ में लगा होता है वही H प्लस निकाल पाता है। तो ऑक्सीजन की वजह से यहां से H प्लस निकलेगा, और एक ही ये कार्बन के साथ लगे हैं तो यहां से H प्लस नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन के साथ एक ही लगा है तो एक ही H प्लस निकलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, जो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल क्या होती है? फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन। तो जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा रहता है कौन? हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की ही खासियत होती है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरा खींचकर यहां से H प्लस को निकाल दे। हर कोई नहीं निकाल पाता है, कार्बन नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, हालांकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन निकाल लेगा पर नॉर्मल कार्बन नहीं निकाल पाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, मोनोबेसिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन रिएक्ट्स विद बेस, दे फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। अभी नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई हम डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल एसिड का, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्या देता है? गिव्स 2 H प्लस आइंस। ये 2 H प्लस आइंस देता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये आयोनाइज होगा
2 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? ठीक है, ये 2 स्टेप्स में याद रखिएगा आयोनाइज होगा। इट आयोनाइजेस इन 2 स्टेप्स, जबकि ऊपर वाला मोनोबेसिक एसिड एक स्टेप में आयोनाइज होता था। ठीक है, और ये फॉर्म करेगा एंड इट फॉर्म्स and with base it forms one acidic salt and one normal salt। ठीक है, अब देखिए जैसे डायबेसिक एसिड का एग्जांपल हमने लिया H2SO4। क्या लिया बेटा? H2SO4 लिया। तो H2SO4 जो आपका डायबेसिक एसिड है, जब इसे पानी के साथ में रिएक्शन कराई तो इसने क्या किया, पहले एक H+ निकाला और H3O पॉजिटिव बनाया और साथ में क्या बनाया, HSO4 नेगेटिव। और फिर HSO4 नेगेटिव ने दूसरे पानी के साथ में रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया, फिर से एक H3O पॉजिटिव और अब बनाया SO4-2। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप किसका, आयोनाइजेशन का, और ये रहा सेकंड स्टेप। तो 2 स्टेप में ये आयोनाइज हुआ है। समझ में आ गई ये बात? हाँ, 2 स्टेप में आयोनाइज हुआ। अब अगर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी है बेटा, हमने इसकी रिएक्शन करा दी है बेस के साथ। जैसे हमने बेस ले लिया, मोनो एसिडिक बेस ले लिया NaOH, और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई है। तो ये क्या करेगा बेटा, तो देखो ये एक ही H+ निकालेगा, एक इसका H+ इसके एक OH के साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगा, एक H2O बनाएगा। तो यहां कौन रह जाएगा, NaHSO4। ठीक है, इसे हमने बोल दिया सोडियम, क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो भाई, बाय सल्फेट, सोडियम बाय सल्फेट। और ये अपने आप में एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये अभी भी एक H+ को निकाल सकता है कि नहीं, और जो H+ को निकालता है उसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक सॉल्ट है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। पर ये कैसा सॉल्ट है, ये अभी भी एक H+ को निकाल सकता है, इसलिए हमने से बोला ये एक एसिडिक सॉल्ट है। अब ये सोडियम बाय सल्फेट फिर से एक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से यहां पर क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस H2O। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये अपने आप में क्या है, एक नॉर्मल सॉल्ट। क्या है, क्या इसमें H+ है, नहीं है, तो ये क्या बना, नॉर्मल सॉल्ट बना। क्या बना, इसके अदर एग्जाम्पल्स, तो एक एग्जाम्पल तो H2SO4 हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कौन है, H2SO3 हो गया, तीसरा एग्जाम्पल कौन है, H2CO3 हो गया। ठीक है, और कौन है, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्या, वो रिवर्सिबल, दोनों साइड में रिएक्शन चलती है तो हम उसे बोलते हैं रिवर्सिबल, जब दोनों साइड में ये रिएक्शन चलती है। ये समझाएंगे आगे जाकर। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड को। ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं, जब एक मॉलिक्यूल किसका, एसिड का, गिव्स 3H+ आइंस या 3 हाइड्रोनियम आयन वाटर में। ठीक है, वाटर में 3 हाइड्रोनियम आयन दे, ये आयोनाइज होगा। इट आयोनाइजेस इन कितने स्टेप में, बिल्कुल सही, 3 स्टेप में। और ये क्या क्या देगा, विद बेस, बेस के साथ में 2 डिफरेंट एसिडिक सॉल्ट एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट।
एक नॉर्मल सॉल्ट देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया कौन, H3PO4, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो गया, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और कौन हो गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। समझ में आई ये बात। तो ये कैसे होता है, ये होता है COOH का होल थ्राइस, COOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये 3H+ निकालता है सिट्रिक एसिड। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। हाँ यही 3 होंगे मतलब। एक मिनट, इसका पूरा फॉर्मूला तो लिख दे पहले हम सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड का अकेला ये फॉर्मूला नहीं होता है, यहां देखिएगा, C3H5OCOOH का होल थ्राइस, ये होता है। हाँ क्या कह रही हो बेटा। हाँ बनी बात है, ये ट्राइबेसिक के हैं, ऊपर वाले डायबेसिक के हैं। एक एसिडिक सॉल्ट बनता है, एक नॉर्मल सॉल्ट बनता है। डायबेसिक एसिड में, ट्राइबेसिक एसिड में 2 एसिडिक सॉल्ट बनेंगे और एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, और दोनों एसिडिक सॉल्ट डिफरेंट बनेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये 3 स्टेप में आयोनाइज होगा, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। H3PO4 के साथ में H2O की रिएक्शन कराओ तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, और यहां क्या बचेगा, H2PO4-1। फिर सेकंड स्टेप में H2PO4-1 एक और क्या देगा, H3O पॉजिटिव, और क्या बनाएगा, HPO4-2। HPO4-2 ये एक और वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस PO4-3। देखो पहले H+ का निकलना बहुत आसान होता है, और जब आसानी से निकालता है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरे H+ का निकलना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, वो H+ को नहीं निकलने देगा। इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरे H+ का निकलना मुश्किल कर देगा, तीसरे का निकलना और मुश्किल कर देगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब बेस के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं हम। हमने लिया NaOH और हमने इसकी रिएक्शन कराई H3PO4 के साथ। तो ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन को हटाएगा, H2PO4 बनाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और वाटर बनाया। तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना, और ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट किस टाइप का सॉल्ट है, बोलिए भाई। अभी और H+ निकाल सकता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। अब इसी की उठाकर NaH2PO4 की उठाकर एक और NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, क्या बनेगा शिवी, NaHPO4, Na2HPO4 प्लस H2O। इसका नाम क्या हो गया, बायफॉस्फेट। किस टाइप का सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट है ये। क्या इसकी और रिएक्शन हो पाएगी, तो Na2HPO4 अभी भी इसमें हाइड्रोजन है, तो ये एक और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Na3PO4। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम फॉस्फेट। कैसा सॉल्ट है, तो ये हो गया
नॉर्मल सॉल्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? हाँ, एक भी H+ नहीं रहना चाहिए। ठीक। अब एक टेट्रा बेसिक एसिड में एक को याद रखो, सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H4SiO4, इसकी बेसिसिटी 4 होती है, यानी टेट्रा बेसिक एसिड होता है ये, टेट्रा बेसिक एसिड होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब फिर से हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं। एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी मौजूद है। ठीक है, या अमाउंट ऑफ वाटर की जगह हम कह सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ही ये हो जाता है कितना अमाउंट का वाटर है। ठीक है, तो कितने टाइप की हो जाती हैं? एक हो जाता है कंसंट्रेटेड एसिड, और एक हो जाता है डाइल्यूट एसिड। जब बिल्कुल भी पानी नहीं हो या बहुत कम पानी हो, जितना एसिड है उससे बहुत कम पानी हो। ठीक है, व्हेन नो वाटर और स्मॉल वाटर, या तो कम पानी हो स्मॉल वाटर हो, कितना स्मॉल हो, जितना एसिड है उससे कम पानी हो, तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। या तो पानी हो ही नहीं, या पानी हो तो बहुत कम हो, एसिड का जितना अमाउंट है उससे कम हो। ठीक है, और जब पानी खूब सारा हो, यानी एसिड के अमाउंट से ज्यादा पानी हो, वाटर इन लार्ज अमाउंट, कितना लार्ज अमाउंट, तो मोर देन एसिड, एसिड से ज्यादा पानी हो तो हम उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो एसिड में पानी मिलाते हो तो उसका कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है, यानी कंसंट्रेटेड होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, पानी निकालोगे डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड हो जाएगा। स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जितना पानी मिला लो, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक एसिड वीक एसिड रहेगा। पानी से कोई भी इफेक्ट स्ट्रेंथ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। A strong acid will remain strong acid no matter how much water is added to it. क्यों? क्योंकि अभी आपको स्ट्रेंथ समझ में आएगी, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। आप कहोगे सर हमने तो एसिड लिया, एसिड में खूब सारा पानी मिला लिया हमने, 2-4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, उसके बाद हमने उसमें हाथ डाला तो हम नहीं जले। तो देखो बेटा, जब आप एक बूंद एसिड स्किन पर डालते हो तो पूरा पूरा एसिड गिरा, तो उसमें 10 लीटर पानी मिला लिया तो एक बूंद पूरे में फैल गई कि नहीं। तो अब तुमने अगर एक टब भर के भी, मतलब एक मग्गा भर के भी, टबलर भर के भी अगर आपने पानी डाला, तो क्या वो पूरी एक बूंद आ गई? इसलिए आप नहीं जले, वो स्कैटर्ड हो गया, फैल गया, पर उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हुई, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब ही अलग होता है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है वो अपन समझते हैं। तो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताता है कि कितना अमाउंट वाटर का प्रेजेंट है।
कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन एक्सप्लेन्स चाहे वो एसिड में हो चाहे बेस में हो, एक्सप्लेन्स अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी मौजूद है उसके बारे में बताता है। कौन? कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात? अब जब यहां एसिड में पानी मिलाने की बात हो ही रही है तो इस बात को याद रखिएगा कि जब हम एसिड और पानी को मिलाते हैं तो हम उसे बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? कि हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? जब हम एसिड और पानी को मिलाते हैं और कंसंट्रेशन को कम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन, एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है? कि डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। चाहे आप एसिड को पानी में मिलाओ चाहे बेस को पानी में मिलाओ, ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट रिलीज होती है। हीट एवोपरेट नहीं होती है बेटा। एवोपरेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं, हीट नहीं होती है, हीट रिलीज होती है। बात समझ में आई है? तो डाइल्यूशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां डाइल्यूशन को एक बड़े कायदे से किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऑलवेज एड एसिड इनटू वाटर। हमेशा पानी में आप किसे मिलाओगे? एसिड को। एंड नेवर वाटर टू एसिड। एसिड में पानी नहीं मिलाओगे। रीजन क्या है इसे समझना। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट को खींचने की ताकत। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होती है? हाई। देखो, अगर हम जलते हैं तो हम तुरंत हाथ को पानी में डालते हैं। किसी भी चीज को ठंडा करना हो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, पानी उसमें से हीट लेता है, उड़ जाता है। यानी पानी जल्दी से हीट को पकड़ता है। अब जरा देखो, हमने एक एसिड को यहां पर डाला, एसिड की एक दो बूंद को, जैसे ही नीचे गिरेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, और नीचे जाएगा तो यहां पर हीट को प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? इसने हीट को प्रोड्यूस किया। इस हीट को तुरंत कौन पकड़ लेगा? वाटर, और पूरे में फैला देगा। ठीक है। वहीं पर अगर हमने क्या किया होता, हमने अगर यहां एसिड रखा होता और यहां से हम किसे डालते? वाटर को डालते। और यहां किसे रखते? एसिड को। यहां पर हमने क्या किया है? एसिड को डाला है ऊपर से। अगर हम वाटर को डालते, वाटर यहां पहुंचता है एसिड के साथ में और हीट को क्या करता? रिलीज। एसिड की हीट कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, तो ये हीट बाहर की ओर फेंकती और स्प्लैशिंग हो जाती। स्प्लैशिंग, ये पूरा एसिड उछल कर आपके मुंह पर गिरता, और इसे हम क्या कहते हैं? स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग ऑफ एसिड। तो एसिड की स्प्लैशिंग हो जाती अगर हम एसिड के अंदर पानी को डालते, और इससे हम जल जाते। तो इसीलिए कभी भी अगर एसिड और पानी को मिलाना है तो वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, धीमे धीमे डालते हैं और स्टिर करते हुए डालते हैं। ठीक है। एसिड को डालेंगे कैसे? स्लोली एंड स्टिरिंग। स्टिरिंग कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। चलाते रहो उसे, धीमे धीमे करके डालो। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर और एसिड डालोगे, चलाओगे, फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर एसिड और डालोगे ताकि हीट डिसेपिएट हो जाए, स्प्लैश कर जाए। है? हाँ, ऐसे में भी तो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, आपका बर्तन ब्रेक हो जाएगा। जो आप कांच के ग्लास में करते हो तो कांच में भी धीमे धीमे हीट पहुंचनी चाहिए। एकदम से हीट पहुंचेगी तो बर्तन ब्रेक हो जाएगा।
ग्लास ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इन बोथ कंडीशन नहीं, ये तो हम कभी करेंगे ही नहीं, ये करेंगे आगे वाला, ऊपर वाला। और एसिड को मिलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। हाँ, थोड़े से एसिड में डाल दे पानी, तो थोड़े से एसिड तो जितना एसिड है वो चलकर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया तो घर पर नहीं हुआ था ऐसा। कैसा नहीं हुआ था? साल सत्य ने क्या करा, एसिड लिया बीकर में, हाँ, उसी में वो नल लगा रहता ना, हाँ, उससे पानी डाल दिया। देखो बेटा, जो एसिड उन्होंने लिया होगा वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, उसमें ऑलरेडी पानी मिला रखा होगा। कह रहे थे कंसंट्रेटेड, इसलिए पानी मिला रहा है। तो उन्होंने कहा कंसंट्रेटेड है, मतलब पहले के कंपैरेटिवली ये कंसंट्रेटेड है। प्योर कंसंट्रेटेड में आप नहीं डाल सकते हो, स्प्लैशिंग कंफर्म होगी। वहां जो ग्लास में स्कूल में आपके रखा होगा वो ऑलरेडी डाइल्यूट होगा, उन्हें और डाइल्यूट करना होगा किसी भी पर्पज से। तो उस डाइल्यूटेड में फर्दर पानी डाला तो वहां तुम पानी आराम से मिला सकते हो डाइल्यूटेड के अंदर, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हीट डिसेपिएट हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत और पानी मिलाओगे तो अब ये नहीं है कि हमेशा हीट निकलती रहेगी। समझ में आ रही है बात? तो वो हीट निकल चुकी है। प्योर कंसंट्रेटेड में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है? चलिए, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं, क्योंकि अभी और क्लासिफिकेशन बचे हुए हैं इसके, तो फिर प्रॉपर्टीज चालू होंगी। ठीक है? एक ही क्लासिफिकेशन बचा है, वो है स्ट्रेंथ का।